आज हम लोग का टॉपिक है, पहले टॉपिक लिख लीजिएगा, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। लिखिए, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, एक हेडिंग बनाइए। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। ठीक, फिर बच्चा डैश करके लिखना, बिहेवियर, moral and political attitude of administrators. Behavior, moral and political attitudes of administrators, philosophical basis of integrity, कामा लगा के, एडमिनिस्ट्रेटर कामा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, डैश करके लिखो, व्यवहार, प्रशासकों के नैतिक व्यवहार कामा प्रशासकों के नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, अखंडता का दार्शनिक आधार। ठीक है, हाँ अच्छा, लास्ट लाइन है, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कामा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। इसको बोलते हैं अखंडता का दार्शनिक आधार। इंटीग्रिटी बोला है, ईमानदारी वाला नहीं बात कर रहा हूं, है ना। एक सेकेंड, लिखिएगा, हु इज ह्यूमन, मनुष्य कौन है। ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल्स, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। छोटा सा 2 अक्षर का जवाब हो गया, है ना। सो इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सो जो के लिए ठीक चल जाएगा, बातचीत करते हैं। एंड इस्टेब्लिश सम रिलेशंस, और कुछ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यही होता है। हम क्या करते हैं, एज ए, हम एक, ये डीएन मजूमदार ने भी कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। सॉरी, उन्होंने कहा है, एल्टन में उन्होंने कहा मानव सामाजिक प्राणी है, और उन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है। यानी मानव जो होता है अपनी सोसाइटी में ही गोते लगाता है। इसलिए देखें कि जातियों के भीतर विवाह होते थे, जातियों के बीच ही ज्यादा कार्य ये सब डिफाइन थे जैसे ना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज कई हिस्सों में बटा था। तो हर हिस्से का मनुष्य जो है अपने सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से आगे बढ़ता था। इसीलिए किसी की सामाजिक व्यवस्थाएं काफी मजबूत थी तो आगे निकल गया, किसी की पिछड़ गया, कोई अगर गड़बड़ था, क्योंकि उस नैरेटिव से बाहर नहीं निकल सकता था, इतना बंधन हुआ करता था। तो गांधी ने कहा है फॉर अचीविंग अ नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल सोसाइटी, अहिंसक और सच्चा समाज, फॉर अचीविंग अ नॉन वायलेंट एंड ट्रूथफुल सोसाइटी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। गांधी जी ने कहा है अहिंसक और सच्चा समाज पाने के लिए अच्छे संबंध का होना जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कहीं पर भी, जैसे
पिछला जो एथिक्स का पेपर देखें उसमें लिखा है कि हम पैदा हुए थे तो मनुष्य थे, लेकिन हमारे अंदर की जो मानवता है वो, तो आप जब उत्तर लिखते तो पहले यही लिखते कि मनुष्य क्या है, तो ये लाइन वहां उतार सकते थे उस उत्तर को लिखने में। पहले तो बताओ ना मानव क्या है। अब आप लिखेंगे 4 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। 4 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्ट रिलेशनशिप। पहला लिखें रेस्पेक्ट, आदर। दूसरा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। और लास्ट है एस्पिरेशन, प्रशंसा। एप्रिसिएशन कर लो उसको, प्रशंसा की ही है असल में। अब इसको मैं थोड़ा समझा दूं। प्राइवेट कौन है? हम हैं। पब्लिक कौन है? आप हैं। हमारे आपके बीच में मैं प्राइवेट हूं, आप पब्लिक हैं, लेकिन यही आपके लिए आप प्राइवेट हैं और हम पब्लिक हैं। यहां कोई निजी और सरकारी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बोल सकते थे। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, ये कैसा मामला है? हाँ, निजी है। गुड, निजी है। लेकिन बारात ब्याह में जाते हैं तो पब्लिक है। तो हम क्या हासिल करना चाहते हैं? किन सिद्धांतों पे ये रिलेशन मैनेज करेंगे? पहला रेस्पेक्ट पे, दूसरा क्या लिखा आपने? अंडरस्टैंडिंग, समझ, और बाद में प्रशंसा। आपने देखे होंगे जो एक्सेप्टेंस वर्ड है इसमें, स्वीकृति, आधी समस्या इंडिविजुअल्स के बीच में या पब्लिक के बीच में, निजी और कहा जाए कि सार्वजनिक तौर पे देखें तो क्या है आधी सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक्सेप्टेंसी की। एक बार आप आदर ना करें लेकिन बुरा भला ना कहें, ये सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत में क्या है? आदर करना। चलो आदर नहीं किया, उल्टा बुरा भला कह दिया तो डबल नुकसान हो गया। एक तो आदर भी नहीं मिला, दूसरे बुरा भला। दूसरा, हमें ना समझो चलेगा, लेकिन हमें हमेशा बुरा समझो, ये नहीं चलेगा। आप मेरी बातों को स्वीकार ना करें, एक बार के लिए चलो भाई समझते हैं, लेकिन आप अपनी बातों को सिर्फ स्वीकार करवा लें। आप हमारी प्रशंसा ना करें लेकिन आप हमारी बेइज्जती कर दें। तो जो हमारा निजी और सार्वजनिक रिलेशन है उसके 4 ये पिलर्स हैं, जिसमें प्रशंसा भी शामिल है। चलो मान लिया आप बहुत नहीं सोचते, एक आध हटा देते हैं। आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करते, चलो ये भी हटा देते हैं। हमें आप नहीं समझते, चलो ये भी हटा देते हैं। लेकिन रोजाना घोर बेइज्जती, कोई आदर नहीं, कोई भाव नहीं, कोई स्वभाव नहीं, कोई दुत्कार हमेशा, तो हम इंडिविजुअल रहेंगे बट पब्लिक रिलेशन नहीं रखेंगे। क्योंकि हम अपने एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं दूसरे सरोकारों से नाता ताना जोड़ेंगे, आपसे सरोकार नहीं रखेंगे। ठीक है? तो जो एक अधिकारी है और जो एक पब्लिक है, रेस्पेक्ट, प्रशंसा, समझ, स्वीकृति, प्रॉब्लम लेके आया, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कोई क्वेश्चन उठाया, आपने उसको अपने अथॉरिटियन एस्पेक्ट से उसको दबा रहे हैं। आदर जैसी कोई चीज नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह उसको मसलने पे लगे हैं, तो आप में मानवता नहीं है। मानव आप जरूर पैदा हुए हैं,
बट मानवता नहीं है। अब इसमें अगर हम खोजेंगे तो ईर्ष्या भी मिलेगा, निगेटिविटी भी मिलेगी, लैक ऑफ नॉलेज मिलेगा, लैक ऑफ विजडम मिलेगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, लैक ऑफ लाइफ मोड मिलेगा। हो सकता है कि आप तरह तरह के कमजोरियों से भरे हों और उन कमजोरियों के कारण हमारा आदर करना भूल गए, उन कमजोरियों के कारण हमें समझना भूल गए, उन कमजोरियों के कारण हमें स्वीकार करना भूल गए और हमारी प्रशंसा करना भूल गए। इतना सब कुछ एक साथ भूल जाएंगे तो हम आपको इंसान की श्रेणी से ही हटा देंगे। ये रिलेशनशिप के पैटर्न में ये इतनी चीजें आती ही नहीं हैं। आज की दुनिया में आप अनसर्टेनिटी, मतलब फ्यूचर तो अनसर्टेन होता ही है, लेकिन आज के फैसले से हम 5 साल या 8 साल 10 साल का नियोजन बनाते हैं, जबकि इस बात को बेफिक्र होकर के कि हमें उन पर भरोसा है, जबकि इस बात को हम डिनाई करके कि चेक और ऑब्जर्वेशन को हटा लेते हैं, कंट्रोल हटा लेते हैं, कोऑर्डिनेशन हटा लेते हैं। जब ये हटाएंगे तो लैक ऑफ नॉलेज उसका नहीं पता कर पाएंगे, लैक ऑफ विजडम से दूर हो जाएंगे उसके, और वो आपका कितना बड़ा आलोचक है, वो कितना बड़ा आपके लिए दुविधा पैदा कर रहा है, वो कितना आपके लिए अनादर का काम कर रहा है, कितना आपकी बातों को छिन्न भिन्न कर रहा है, इसका पता ही नहीं कर पाएंगे। और जब पता करेंगे तो 4th स्टेज का कैंसर निकलेगा जिसका नो आंसर है। फिर आप हॉस्पिटल भागेंगे, कुछ दिनों के बाद शमशान घाट जाएंगे। तो लाइफ में चेक बैलेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग, उसके पहले रेस्पेक्ट। अगर कोई आपके रेस्पेक्ट के खिलाफ है तो आप वहां पर अपने ऑब्जर्वेशन और चेकिंग पावर को बढ़ा दीजिए। अगर आपको समझने में कोई बार बार गलती कर रहा है तो वहां पर आप अपना जो चेक बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट है, उस पर एक बार फिर कोशिश कीजिए कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा कुछ। और कोई बार बार आपको अस्वीकार कर रहा है, आपके विचारों को, आपके कामों को, और प्रशंसा जैसी कभी कोई चीज जीवन में नहीं आई, तो यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वह व्यक्ति ही ऐसा है। यह बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे आप अपनी लाइफ में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो हम निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर जब संबंधों को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपने आदर को देखेंगे। हमारे फेसबुक पे बहुत सारे लोग जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उस पर आते हैं, तो हम ये चेक बैलेंस करते हैं। आप मुझे डिग्रेड करने के लिए कोई चीज लिख रहे हैं, हमारी ग्रेडिंग, क्योंकि हमारे साथ भी तो 4-5 हजार लोग तो उसमें है, बाकी फॉलोअर्स हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें 5-6 हजार 8 हजार लोग मिल जाएंगे। भले ही वो लाइक कमेंट ना करें लेकिन पोस्ट तो उनके सामने से भी गुजरती होगी। तो कोई व्यक्ति अगर मेरी पोस्ट पे अगर आकर के कोई चीज लिखता है तो उसमें यह चेक करना और ऑब्जर्व करना मेरी ड्यूटी है कि वह मेरे रेस्पेक्ट का, मेरे एक्सेप्टेंसी का, जो मैंने स्वीकार किया है, जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसको लेकर के मेरी प्रशंसा के लिए लिख रहा है या मुझे लोगों की नजरों में गिराने के लिए लिख रहा है। आप मेरी प्रशंसा ना करें चलेगा, आप मेरी बातों को स्वीकार न करें वो भी चलेगा, मगर मेरे आदर को खतरा करेंगे तो हम उनको ब्लॉक करते हैं। मतलब 3 तलाक जो कानून बना है उसको हम तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं।
कोई ऐसा नहीं, अनफ्रेंड भी नहीं, कुछ भी, हम सिर्फ ब्लॉक करते हैं उसको। उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि हमें यह समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति चाहता तो इस तरीके की बात को दूसरे ढंग से बता सकता था, इसी बात को, जो लैक ऑफ नॉलेज है उसके पास, लैक ऑफ विजडम है उसके पास, यह समझ में आता है। दूसरा मुझे समझ में आता है, चलो इसका भी नहीं होगा, तो वह व्यक्ति इतना निगेटिव है कि वह किसी की बात को आदर पूर्वक भी नहीं कह पा रहा है, उसके उल्टा भी आदर के साथ भी नहीं कह रहा। मैं आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इज्जत कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने रेस्पेक्ट को ध्यान में रख करके। बोलने की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि आप मेरे आदर को भूल जाएंगे। तो मेरे फेसबुक वॉल पे आप ऐसा कुछ लिखेंगे जिसमें मेरा आदर खतरे में होगा, तो मैं आपको सीधे ब्लॉक करूंगा। ठीक। दूसरा, ये वो लोग होते हैं जो जगह खोजते रहते हैं कि मैं अपनी निगेटिव भड़ास कहां निकालूं। अपने पोस्ट पे वही बात नहीं लिखेंगे, आप गौर करिएगा। अपने फेसबुक वॉल के पर वही बात नहीं लिखेंगे, लेकिन दूसरे के वॉल पे जाकर के अपनी भड़ास निकालते हैं। तो मैं उनको समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति निगेटिव है, इसको ब्लॉक करो। आप जिंदगी से कुछ लोगों को हटाएंगे कैसे? सबको समेटते रहेंगे? नहीं, कुछ को हटाते भी रहिए। जैसे हम लोग कोट पैंट सिलाते हैं, कुछ सालों के बाद पहनना बंद कर देते हैं। जूता लेते हैं, एड़ी घिस जाती है, कुछ समय के बाद उसको पहनना बंद कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, पोंछा होता है, वाइपर होता है, बाल्टी होती है, फ्रिज होते हैं, टीवी होता है, मोबाइल होता है, एक समय के बाद हम उसको हटा देते हैं लाइफ से। ऐसे जिंदगी में भी लोग मिलते हैं जो आपके रेस्पेक्ट को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके एक्सेप्टेंसी को, आपके अप्रिसिएशन में कहीं कनेक्ट नहीं होते हैं, और आपने ऑब्जर्व कर लिया, चेक कर लिया, तो उनको धीरे से लाइफ से हटा दीजिए। नया कनेक्ट होगा। ऑब्जर्वेशन और चेक में रखते रहिए, चेकिंग में, तब ये रिश्ते हमेशा शुद्ध बने रहेंगे। अब तालाब का पानी सड़ता क्यों है? क्योंकि उसकी निकासी नहीं है। नया पानी डालिए, पुराना हटाइए, नया डालिए, पुराना हटाइए, तो क्या रहेगा? स्वच्छता। ऐसे हमारे जीवन में व्यक्ति भी होते हैं। कुछ पुराने व्यक्ति होते हैं जो सड़न पैदा करने लगते हैं, तो उनको हटाओ, नया मिल रहा है। अब कहीं हम सिंगापुर जाएं सेमिनार में, कोई मलेशिया का कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, चलो कुछ दिन उससे व्हाट्सएप ईमेल होने लगा। कहीं हांगकांग गए, वहां से मिल गया, कहीं फलाना से मिल गया, कहीं यूनिवर्सिटी गए, दून यूनिवर्सिटी गए, वहीं से कोई प्रोफेसर से रिश्ता हो गया। तो नया जुड़ता रहता है, पुराना चेक और करते रहिए, हटाते रहिए। यही सोसाइटी में पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप को मैनेज करने का तरीका है। तब मनुष्यता बची रहेगी, वरना आप तो बारूद के ढेर पे बैठ जाएंगे। हाँ, अरे यार, पैर में सड़न हो जाए तो डॉक्टर पैर काट देता है, यानी हमारे शरीर का अंग भी काटा जा सकता है। और हम सामाजिक प्राणी जो सड़न से भरा है, निगेटिविटी से भरा है, जो ना मुझे रेस्पेक्ट देता है, ना मुझे समझता है, ना मुझे स्वीकार करता है, ना मेरी कभी प्रशंसा करता है, जो हमारी जरूरत है, वो तो हमारी जिंदगी के खिलाफ है। तो उसको बायकॉट करो, खत्म करो उसको, उससे हटो, तब एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगा, तब दूसरों के काम आओगे। नहीं तो तुम तो वहीं उलझे रहोगे, वहीं उलझाए रखेगा वो। तो हमारे फेसबुक वॉल पर अगर कोई मेरे रिकॉर्ड के खिलाफ बात किया, तो मैं सिर्फ ब्लॉक करता हूं, कोई भी हो। मेरा यह मानना है कि मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की, जो मेरी सोच समझ है, उसका ये एक एंगल है, और उस पर काउंटर करने का तरीका अगर आपके पास नहीं है, तो लैक ऑफ नॉलेज है आपके पास, लैक ऑफ विजडम है।
और चलो मान लिया एक बार, देखो अगर कलाम साहब ने कोई बात कही है ना, तो कलाम साहब तो स्वीकार करवा चुके हैं ना, कलाम साहब तो स्वीकार करवा लिए हैं ना कि भाई हम लैक ऑफ विजडम नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है हम। और कलाम साहब की कोई कमेंट हो, कोई कमेंट, और मैंने कहा यार कलाम साहब ने कहा है तो ठीक कहे होंगे, ये स्वीकृति क्यों दिया मैंने? क्योंकि मैं उनको लैक ऑफ विजडम के मामले में नहीं रखता हूं, क्योंकि उनको हमने एक महत्व दे चुके हैं, उनकी काबिलियत से, उनके परफॉर्मेंस से। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं वो यहां भी कुछ दुखड़ा निकाल लेंगे अपना, उनकी ये प्रॉब्लम, ये उनकी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपके समकालीन हैं, आपके बिहेवियर से, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपके अचीवमेंट से उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी अवसर पाएंगे तो आपके खिलाफ काउंटर करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो वो उनकी निगेटिविटी है। अब आप सबको जाकर लालटेन लेके सबके यहां तो उजाला करेंगे नहीं, तो अपना घर अंधेरे में ना हो, इसलिए उनकी लालटेन बिना तेल के जो है उसको फोड़ ही दीजिए। आया समझ में? दायरा लिखिए, स्कोप ऑफ क्षेत्र, प्राइवेट रिलेशनशिप, स्कोप लिखिए। ज्यादा समझ गए होंगे आप? हाँ, क्यों? आज क्या बोलते हैं, व्याख्या बहुत दिन के बाद आई है, व्याख्या सोच रही होंगी कि एक जम्मा पहले का ही नहीं टला तो कम से कम आती रहती, इतने दिनों से एनर्जी पता नहीं कहाँ यहां वहां हो गई है ना। थोड़ा सा रूटीन में आदमी प्रिपेयर होता है, इंटेंशन रखता है, और क्या, हमें तो रूटीन बहुत पसंद है। अगर आपको रूटीन मिले ना, रूटीन से बेहतर रूट नहीं होता बच्चा। हाँ, रूटीन से बेहतर रूट नहीं होता, और रूट पर ही हमेशा मंजिल होती है। इसलिए जिंदगी में रूटीन मिल जाए ना, तो आप अचीवमेंट के लिए मत घबराइए। अब आप चल पड़े हैं। दिक्कत उनके साथ है जिनके पास रूटीन नहीं है। रूटीन नहीं, रूट ही नहीं मिलेगा। आप देखिए संडे कैसे फालतू तरीके से बीतता है। अगर हमारे घर में, हम लोगों के समाज में, दुनिया में जो संडे है वो सबसे बेतरजीब तरीके से बिताता है व्यक्ति, सबसे खराब तरीके से संडे बिताता है। और बीच में तो और भी छुट्टियां आ जाती हैं, कभी बृहस्पति शुक्र भी आता है, तो उसको भी मतलब कुछ गलत तरीके से ही बिता देता है, और अपने कई अचीवमेंट के अवसर को इन्हीं छुट्टियों जो हासिल कर सकता है तो खो देता है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा जो देने वाला जो विद्यार्थी है, उसके लिए भी साल भर का कैलेंडर होता है। संडे, दीपावली, होली उसके कैलेंडर से बाहर नहीं होता है। होली बनाइए लेकिन अपने कैलेंडर को ध्यान में रख करके, दीपावली दिए जलाइए लेकिन अपने कैलेंडर को ध्यान में रख करके। अगर आप अपने कैलेंडर से इन सब चीजों को शामिल करके अपने कैलेंडर में शामिल, मतलब बाहर रखेंगे कि चलो होली है, छोड़ो यार अपना कैलेंडर यहां, उसका कैलेंडर लिए, तो आपके पास इतना छटांग भर टाइम मिलेगा काम करने के लिए कि हर महीने में 2 त्योहार आता है। दायरा कैसे लिखो? प्राइवेट रिलेशन इन्वॉल्व्स रिलेशन विद हिमसेल्फ, निजी संबंध में स्वयं, निजी संबंध में स्वयं, कामा परिवार, फैमिली। अब परिवार में जैसे
स्पाउस वर्ड लिख दो, पति पत्नी को क्या लिख सकते हैं? स्पाउस, स्पाउस लिखो, स्पाउस। स्ट्रा लिख देते, स्ट्रा, स्ट्रा, है ना, स्पाउस, पति पत्नी, SPOUSE होता है इसकी स्पेलिंग, है ना। हाँ, लिख दो पति पत्नी, कामा, पेरेंट्स माता पिता, चिल्ड्रन बच्चे, एंड अदर रिलेटिव्स अन्य रिश्तेदार। ठीक, देखो अन्य रिश्तेदार में मैं यहां चाचा चाची दादी दादा नान ये वाला बोल रहा हूं, ऐसे ना अड़ोसी पड़ोसी नहीं, परिवार का हमने ब्रैकेट किया है। और दोस्तों के साथ संबंध शामिल होता है, और दोस्तों के साथ संबंध शामिल होते हैं, ठीक है ना। लिखें हैविंग, या ऐसा लिखें, फैक्टर, लाइन बदले, इफेक्टिव एथिक्स इन डीलिंग विद सेल्फ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स इन डीलिंग विद सेल्फ, स्वयं के साथ व्यवहार में नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब डैश करके फिर लिखिए, समझते जा रहे हैं कि नहीं? छोटा छोटा पॉइंट में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखना वहां पे। अगर ये सब चीजें ऐसे जैसे हम आपको यहां समझाते हैं, यही चीज वहां लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा। ये तो हम समझाने के लिए समझाते हैं, हमको खुद लिखना हो तो कई चीज इसमें हम नहीं लिखेंगे ना। ऐसा है ना बच्चा, जब आप कोई चीज समझ रहे होते हैं तो हमको नहीं पता चलता है कि आप किस एंगल से समझेंगे। छुटकी किस एंगल से समझेगी, वो किस एंगल से समझेगा। आपकी हर विद्यार्थी की अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज, अपना विजडम लेके आया है, लेकिन हमारे लिए तो एक ही है पढ़ाने वाले, तो कुछ इनके जैसा समझा देते हैं, कुछ उनके जैसा समझा देते, ताकि सबको समझ में आ जाए। लेकिन आप लिखेंगे इसके एप्लीकेशन या कंसेप्ट को ध्यान में रखकर अपने ढंग से, ठीक है। अभी जो हम बता रहे थे समझ, रेस्पेक्ट, ये तमाम, अब हमारे लिए क्या हमने, अब जैसे हम कहेंगे भाई चलो हमको नहीं समझते कोई बात नहीं, हमें नहीं स्वीकृति देते कोई बात नहीं, हमारी मत प्रशंसा करो, लेकिन यार मेरी बेइज्जती भी तो मत करो, मैं इस लेवल पे समझौता करने के लिए तैयार हूं। कोई कहेगा यार देख तुझे कहना जो है कह, जो मर्जी, लेकिन मेरी बात मान। कोई इस लेवल का होगा, क्या देख तुझे गाली देना है, डंडे मारने हैं, मुझे बेइज्जत करना है, तेरी जो मर्जी कर, लेकिन मेरे भाई मेरी ये बात मान ले। उसका अपना सोचने का तरीका है, समझ में आना। स्वयं के साथ व्यवहार में नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला लिखिए अपने बारे में अच्छी बुरी सोच रखना। हैविंग गुड ऑब्लिक बैड थिंकिंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में अच्छी बुरी सोच रखना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिकनेस ऑफ स्पाउस, पति पत्नी की विशिष्टता को समझना। समझ गए कि नहीं? हाँ, अगर आप पति पत्नी हैं, विशिष्टता एक दूसरे की नहीं समझ रहे हैं, तो ये इफेक्ट है, लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। जैसे मैं तो कमाता हूं, बस तुमको क्या है, घर में बैठ के तुम्हारा काम है खाना बनाओ, बच्चे पालो, ये करो वो करो, यही तो तुम्हारा काम है, मैं तो दे रहा हूं ना कमा कमा के। आप बहुत घटिया सोच के आदमी है, आप विशिष्टता नहीं समझ रहे हैं। बहुत लोग हरामखोर हैं, कई इस तरीके फीलिंग वाले, वो मिल जाएंगे, है ना, जो महिलाओं को मतलब ऐसे हल्के में लेते रहते हैं, तो फिर वो सफरर भी हो जाएंगे। आगे लिखिए, इम्पोजिशन ऑफ सेल्फ ऑन स्पाउस, इम्पोजिशन, पति पत्नी
पर स्वयं का थोपना, या कहें जीवन साथी पर स्वयं का थोपना, समझ गए कि नहीं? हाँ, जीवन साथी वर्ड लिखो, जीवन साथी पर स्वयं का थोपना। क्लियर हुए? हाँ, आप जो सोचते थोपते रहो। ठीक है ना? कोई चीज थोपते रहो तो ये क्या होगा? फैक्टर अफेक्टिंग क्या करेगा? इफेक्ट डालता रहेगा। आपको पता नहीं चला, देखो दिन कैसे छोटा हुआ धीरे धीरे, आपको पता चला? नहीं, आप बताइए। ये जो दिन छोटा हुआ है, 5:30 बजे जो लाइटें जल जाती हैं सब, ये आपको पता चला? ये 7:30 7:45 बजे तक लाइटें नहीं जलती थी, वहां से यात्रा आके 5:30 पे आपको पता ही नहीं चला। मतलब हमारा दिन रोज अफेक्टेड हो रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारा जो वैवाहिक जीवन है रोज प्रभावित हो रहा है। प्रभावित क्यों हो रहा है? हमारी नासमझी से। क्यों? या तो हम ज्यादा समझदार हैं, दूसरे को कम समझते हैं। यही हो रहा है, आधा कहानी तो यही चल रहा है। हर आदमी पति पत्नी में चाहे जो गलती ज्यादा कर रहा हो, वो समझता है कि हम ज्यादा समझदार हैं। दूसरा, सुपर इम्पोज, थोप रहा है कोई चीज, इम्पोज कर रहा है उसके ऊपर। तो जैसे रात धीरे धीरे क्या की गई, दिन पर इम्पोज करता रहा। आज 7:30 बजे का उजाला 5:30 बजे में बदल गया, 5:30 बजे से ही अंधेरा हो जाता। ऐसे हमारी जिंदगी में भी अंधेरा आता रहता है धीरे धीरे, जो हमको पता ही नहीं चलता। तीसरा, टू एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम गिवन टू स्पाउस, टू एक्सटेंड ऑफ फ्रीडम गिवन टू द स्पाउस, जीवन साथी को दी गई स्वतंत्रता की सीमा। इसके दो अर्थ हैं बच्चा। अगर आपने स्वतंत्रता नहीं दिया है, बहुत कम दिया है, वो भी सीमा ही है, तब भी इफेक्ट पड़ेगा। और अनलिमिटेड है, तब भी इफेक्ट पड़ेगा। स्वामित्व की सीमा, एक्सटेंट ऑफ डॉप्ट, एक्सटेंट ऑफ प्रोग्रेसिवनेस, क्या लिखेंगे? प्रोसेसिवनेस होना चाहिए ना। स्वामित्व को क्या बोलेंगे? प्रोसेसिवनेस कर दीजिए। हाँ, हिंदी गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, क्या? पॉजिटिवनेस कर दीजिए। हाँ, चल कर ले, पॉजिटिवनेस कर ले। हाँ, कर ले पॉजिटिवनेस कर ले। स्वामित्व, हाँ, वो दिमाग में चलता रहता है। एक्सटेंड ऑफ डॉप्ट, संदेह की सीमा। देख रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। हाँ, सबसे खतरनाक ये है ना। एक चीज हमने पाया है बच्चा, आप लोग भी, या तो आप वैवाहिक नहीं हैं या विवाह में नहीं हैं, या आप हैं, कोई भी कंडीशन है, वहां पे डप्ट सेशन नहीं हो रहा है कोई भी। भाई हम फ्री हैं तो हम क्या संदेह करेंगे, हम शादीशुदा नहीं है क्या संदेह करेंगे, शादीशुदा हैं तब भी क्या संदेह करेंगे। जो व्यक्ति खूब खुश रहता है ना, जैसे देखो, खुश रहने का एक होता है कोशिश करना, एक होता है बाय नेचर खुश है वो, जो बाय नेचर खुश है। ऐसे नहीं कि यहां हंस लो नहीं तो लोग क्या सोचेंगे ये वाले नहीं, जो बाय नेचर खुश हैं, है ना। जान लेना, वो डप्ट से बहुत बाहर रहते हैं। संदेह जो है, रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी में बात हो रही है तो वही होगी। संदेह हमेशा आपके चेहरे पर चिन्ह छोड़ता है। आपका फिजिकल अपीयरेंस कहीं भी रहेगा, लेकिन वो चिन्ह आपके चेहरे पे बरकरार रहेगा। आप याद करके खुश होने की कोशिश करेंगे कि यहां खुश हो, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। और जो संदेह मुक्त होता है, बिंदास होता है, वो ठहाके मारता कहीं पर भी, वो बाय नेचर है। इसलिए
डप्ट जो होता है, जो संदेह है, वह हमारे वैवाहिक जीवन को इफेक्ट करता है ही नहीं, ज्यादा इफेक्ट करता है। आगे लिखिएगा, नहीं तो कहेंगे यही बता रहे हैं ज्यादा। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, प्री मैरिटल रिलेशन ऑफ स्पाउस, जीवन साथी की विवाह पूर्व संबंधों की स्वीकृति की सीमा। हाँ, जीवन साथी की विवाह पूर्व संबंधों की स्वीकृति की सीमा, दोस्ती, यारी, मित्रता, ये सब की एक बताने की जरूरत भी नहीं है वैसे ये इसको तो आप इस पे, इसको हरिद्वार में जला ही डालिए शमशान घाट में। हाँ, ये भी बड़ा फसाद का जड़ है ये भी जो इफेक्ट डालता है ना, वैवाहिक जीवन पे इसका बहुत असर है। जीवन साथी का विवाह पूर्व संबंधों की स्वीकृति की सीमा, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला बच्चा कभी दुर्घटना बस कहीं हुआ हो तो इसको तो आप मिट्टी डाल दीजिएगा इस पे, ये भी एक बवाली सेंटर है ये। तो इसमें अगला यही है कि जीवन साथी का आकांक्षाओं की स्वीकृति की सीमा, आप किस समस्या तक हल करेंगे, किस समस्या तक नहीं कर पाएंगे। आकांक्षा की भी तो सीमा है ना। तो लिखिएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ ए स्पाउस, जीवन साथी की आकांक्षाओं की स्वीकृति की सीमा। अब रोज कहेगा हमको मर्सिडीज चाहिए, है नहीं। आधा बच्चा झगड़ा बहुत है, आप नहीं जान रहे हैं। बहुत लोग दोनों में का खराब मिल जाए तो घर तबाह हो जाता है। आकांक्षा सबसे बड़े खतरे हैं। और ये फेसबुक और ये जो चलन आया है ना, इन्होंने तो नष्ट कर रखा है पूरा सिस्टम, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इस फेसबुक ने। आपको पता नहीं चल रहा है ना। मैंने क्या बोला कि जैसे 7:30 बजे का दिन जो जून जुलाई में था, वो कैसे सितंबर जब इक्वेटर पर सूरज आता है ना, उस पे विषुवत रेखा पे, तो वहां से हम अभी दिसंबर 25 तारीख बड़ा दिन मनाने लगे, वहीं से बड़ा बड़ा हुई होने लगेगा। हालांकि 22 दिसंबर को आ जाता है वो, अब बड़ा दिन शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपना है 25 से करते हैं, मतलब जो भौगोलिक में बात कर रहे हैं। तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि जो ये फेसबुक आया है ना, ये धीरे धीरे कैसे फ्री, सस्ते या इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों के घर घर, हर बच्चों के, बड़ों के हाथ में पहुंच गया। और इसने क्या किया, लोगों की आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं को पंख लगा दिया, अवकाश से ज्यादा सोच का विकास कर दिया। लोग कहते थे जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, यहां पर चादर के बगैर ही पैर फैला दिए गए हैं। अब चादर की भी जरूरत नहीं, उतने पैर फैल गए हैं। और पति पत्नी हो या घर परिवार में अन्य सदस्यों के बीच जो आकांक्षा और महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उसका जिम्मेदार ये फेसबुक भी है। कोई गोवा घूमने गया, उसने 25 चित्र डाला, आप इन्फ्लुएंस करेगा आपको। कोई आमेर का किला जयपुर में देखने गया, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। कोई बंबई गेटवे पे इंडिया पे खड़ा है, इन्फ्लुएंस करेगा आपको। कोई दुबई घूम रहा है, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपको। कोई लंदन घूम, कहां का चित्र नहीं आता उसमें, हर जगह का आता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो आकांक्षाओं की स्वीकृति की सीमा है। हर आकांक्षा आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी व्यवस्था की भी सीमा है। लेकिन आकांक्षाएं असीमित बना लेंगे तो एक नए द्वंद्व की तरफ चले जाएंगे, जो हमारे रिश्ते अफेक्टेड होंगे। अपने जीवन साथी को बोझ समझने की सीमा, बोझ साझा करने की सीमा, बोझ साझा करने की सीमा, द एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग द बर्डन ऑफ योर स्पाउस।
ठीक है, ये तमाम चीजों को थोड़ा सा एलिमेंट्री एस्पेक्ट में कुछ अनुभव मूलक हैं, कुछ वास्तविक हैं, कुछ अलग अलग लोग अपने ढंग से भी इसको अपने ढंग से भी सोच सकते हैं। एक हेडिंग बनाएं, सिग्निफिकेंस, विशेषताएं। किसका? जो जीवन की हमारी विशेषता है, जो नैतिकता की विशेषता, सबको शामिल करके विशेषताएं हैं। जैसे निजी व्यक्तिगत संबंध, जीवन और नैतिकता की विशेषताएं। इस मामले में लिखिएगा, प्राइवेट रिलेशन और इनफॉर्मल, निजी संबंध अनौपचारिक होते हैं। राइट? क्लियर है? एज नो फॉर्मल प्रोसीजर इन देयर to regulate such relations, as no formal procedure is there no regulate such relations. आप अगर एज नो को यहां हम क्या लिख सकते हैं? हम बिकॉज अगर लिखना चाह रहे थे, वैसे बिकॉज, क्योंकि ऐसे संबंधों को विनियमित करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती। हाँ, ठीक है ना? बिकॉज, क्योंकि ऐसे संबंधों को विनियमित करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती। जैसे बच्चे के साथ कोई विश्वविद्यालय में कोई सिलेबस नहीं बनाया गया है कि एक माता पिता अपने बच्चों को इस सिद्धांत से बात करेंगे, इस सिद्धांत से पालन पोषण करेंगे, या इस सिद्धांत के तहत उसको रख रखाव करेंगे, उसके करियर उत्थान विकास की चिंता करेंगे। ऐसा कोई दुनिया में कोई विश्वविद्यालय, कोई डिग्री कॉलेज, कोई एजुकेशन सेंटर, कोई भी बोर्ड, कोई सिलेबस नहीं बनाया है। क्योंकि जो अनौपचारिक रिश्ते होते हैं, उनकी प्रक्रिया जो होती है, उसका कोई औपचारिक सिद्धांत नहीं होता है। ठीक? लिखें, ये एक से एक रिश्ते हैं। देयर आर 1-to-1 रिलेशनशिप। क्लियर हुए? हाँ, एक से एक रिश्ते हैं, बेस्ड ऑन इमोशनल बॉन्ड्स, भावनात्मक बंधन पर आधारित हैं, एंड इन मोस्ट केसेस expression of individual personality is there. Expression of individual personality is there. और ज्यादातर मामलों में व्यक्तिगत व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है? इसलिए कभी देखे होंगे कि भाई भाई का झगड़ा हो, पति पत्नी का आपसी थोड़ा मोड़ा हो गया हो, खटर पटर, बहन बहन का हो, माता पिता में हो जाए, पिता पुत्र में हो जाए, बहन के साथ हो जाए या माँ के साथ हो जाए, ऐसे जो अनौपचारिक जो रिश्ते हैं हमारे, तो आपने देखे होंगे कि बिना कोशिश के ही वो फिर पैरामीटर पे आ जाते हैं, अपने आप फिर ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अनौपचारिक रिश्ते निभाने के कोई औपचारिक सिद्धांत ही नहीं बने हैं। तो किस वजह से वो ठीक होंगे ये हमको पता ही नहीं है। इसलिए हमारे खटपट, हमारे थोड़े मोड़े जो नुक्ताचीनी एक दूसरे में निकालते हैं, वो स्वयं कुछ देर के बाद फिर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। क्योंकि ये पंखा चलाने के लिए बटन तो है, ये तो औपचारिक है, लेकिन इस कमरे में हवा कैसे आ जा रही है, इसके लिए हमने कोई सिद्धांत नहीं बनाया है। खिड़की उड़की खुली अपने आती जाती रहेगी। आसमान, ये जो सड़क पे धूल उड़ाने का कोई सिद्धांत नहीं बना है। गाड़ी जाती है, कोई कम कोई ज्यादा उड़ी जाती है धूल। एक प्रकार से हम ऐसे एक इनफॉर्मल लाइफ जीते हैं,
और उसमें कुछ नुक्ताचीनी जो होता है, इसलिए बिना प्रयास के फिर ठीक हो जाता है। जैसे आप अपने छोटे भाई को 2 थप्पड़ मार दीजिए, छोटा भाई को ही मार सकते हैं, बड़ा तो आप ही को कूट देगा, ठीक है। जिनके भाई नहीं, बहन भी, बड़ी बहन ने बड़ी छोटी बहन को 2 थप्पड़ लगा दिया किसी बात पे, ऐसा कम होता है, लेकिन बचपन में जैसे हो जाता है। तो आप ये पे करके वहीं रोक रह गए क्योंकि माँ बाप थे नहीं। भाई वो होते तो थोड़ा देखते कि क्या बात हुआ। अब आप कितना रोएंगे, वो तो आएंगे शाम को 4 बजे। तो आप नहीं 11-12 बजे अपना 10 मिनट अपना कर धर के रोया। उसके बाद वही बहन जो जाकर के थप्पड़ मारी थी, वही आपके लिए दूध गर्म कर रही है ना। और आप बड़े आप ऐसे उसको घूर के दूध का गिलास भी पकड़ रहे हैं और ऊपर से कह रहे पकड़ पी। आपने कभी देखे हैं कि थप्पड़ में दूध मिलता हो? हाँ, ये सिर्फ अनौपचारिक रिश्ते में होते हैं।